नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे आदि अचिंत साहब से और बातचीत करेंगे इजराइल और ईरान के बीच जो इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में। ये कितना लंबा खिंचेगा और जो संकल्प है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू का कि हम इनके परमाणु अस्त्र जितने भी न्यूक्लियर प्लांट हैं वो जब तक नष्ट नहीं हो जाते, और मुझे लगता है कि यही अमेरिका भी चाहता है, तब तक हम नहीं रुकेंगे। वैसे तो जो सुप्रीम लीडर माने जाते हैं ईरान के, अयतुल्ला खमेनी, उन्होंने भी कहा है कि अब इजराइल इस जंग से निकल नहीं सकता है और ईरान को कभी भी हल्के में लिया नहीं जा सकता है, खास तौर से मिसाइल्स के मामले में। उसने जो अटैक किए हैं इजराइल पर, उससे काफी नुकसान हुआ है। ठीक है, जो मौतों की संख्या है वो कम बताई जा रही है या कम हुई है, क्योंकि उनके यहाँ बंकर और दूसरे तमाम एहतियाती उपाय हैं, सायरन वगैरह है, वो बजता है तो फिर सब अनुशासन में आ जाते हैं और तुरंत सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन कई बड़े सवाल हैं, उनका जवाब तलाश करने के लिए आदि जी के साथ जुड़ते हैं अ, और स्वागत करते हैं उनका, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आदि जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। आदि जी, किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये सब? क्या जो नेतान्याहू चाह रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं वो पूरा हो पाएगा? पूरा करना तो मुश्किल है सर, लेकिन डैमेज काफ़ी हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, इन्होंने एक टैक्टिक अप्लाई करी है कि ऊपर के जो रिजीम है, उसके जो हेड्स हैं, उसको निकालना है। किसी तरह से उनको डैमेज करना है, उनको निकालना है, उनको अ, जो लीडरशिप है, उसको हल्का करना है। अभी तक जो भी मेन टॉप लीडरशिप है, उसको टच नहीं करा है, बट उसके नीचे वाले बंदों को, उसके आईआरजीसी के और आर्मी के बंदों को तो मार दिया है। इससे होता क्या है कि एक थोड़ा-सा लीडरशिप क्राइसिस आ जाती है और ये चीज़ हमने देखी थी इन लोगों ने जो हिज़्बुल्लाह के साथ जो किया था लेबनान के अंदर भी, वो ही वो भी सेम चीज़ हमने देखी कि वहाँ पर भी उन्होंने डिकैपिटेटिंग बोलते हैं इसको, मतलब सर काटना बेसिकली किसी ऑर्गनाइज़ेशन का, तो उसका सर काटा इन लोगों ने और वहाँ पर इफ़ेक्ट दिखा कि भई काम डाउन हो गया पूरा सिचुएशन। तो वो ट्राई इस तरफ भी वही चल रहा है और साथ में ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के जितने भी न्यूक्लियर कैपेबल फैसिलिटीज़ हैं, उनको हिट किया जाए। इज़राइल के पास पूरी कैपेसिटी तो नहीं है सर, पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसके लिए अमेरिका को बीच में घुसना पड़ेगा बिकॉज़ जिस तरह के जो अभी तक करा है इन लोगों ने वो इतना जो ईरान की कई फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हार्डन्ड बंकर्स में हैं, वो फोड़ने का इज़राइल के पास कैपेसिटी नहीं है, तो उनके पास थोड़ी बहुत कैपेसिटी रहेगी। दैट्स जो अभी धीरे-धीरे करके इंटेलिजेंस बाहर आ रही है, उससे पता चल रहा है ये। तो जितनी कैपेसिटी वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो करेगा सर। एंड उससे ऑब्वियसली इज़राइल को एक जो थ्रेट था, वो हल्का होगा और आर्मी जो ईरानियन आर्मी है और ईरानियन जो ये मुल्ला की रेजीम है, उसमें थोड़ा-सा हल्कापन आएगा। अब काउंटर अटैक भी चल रहे हैं सर। एंड देखिए, आपकी बात सही है कि ये लोग बंकर में चले जाते हैं, तो डेथ्स कम होती है, लेकिन जो ऊपर डिस्ट्रक्शन होता है, वो तो होता ही है। हमने देखा ही है, काफ़ी अभी फ़ोटोग्राफ्स ये सब चीज़ें आ रही हैं। अ, और देखिए ये तो तेल अवीव के अंदर है, मिलिट्री एरियाज़ में क्या डैमेज हुआ है अभी तक कुछ इतना पता नहीं चल रहा है। उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास आस-पास कुछ गिरा था। तो ये तो होगा सर। देखिए वॉर में आप ये तो कर नहीं सकते कि भैया हमको कोई डैमेज ना हो, दूसरे की हम फोड़ दें, राइट? इंडिया पाकिस्तान में भी अगर आप देखें, कुछ तो लॉस हुआ है, अभी हमारी फोर्सेस ने बताया नहीं है क्लियरली क्या हुआ है, बट समथिंग हैज़ हैपेंड। हमारे बेसेस में बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ, जहाँ पर हमने पूरी तरह से डिफेंड कर लिया अपने आप को। बट हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी सर, जो जिस क्वांटम जिस जिस साइज़ में, जिस नंबर्स में इज़राइल के ऊपर फायर किया जा रहा है, आपके ऊपर नहीं किया गया था उस उतना। पाकिस्तान के पास कैपेसिटी नहीं है उतनी। वहाँ पर 100 अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स आपके पास आ रही हैं, बैलिस्टिक मिसाइल सब मायने रखती हैं और उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत हाई स्पीड में आती हैं, तो हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं आयरन डोम पे भी ब्रीच किया जा रहा है। वो होगा देखिए कोई कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं है। तो कई लोग ना अभी वो ब्लेम गेम पे शुरू हो गए। मैं किसी मतलब लिटरली दिमागलेस बंदे का ट्वीट देखा कि भई देखो
क्या जी, ये आपका आयरन डोम चलता नहीं है, यूएस की टेक्नोलॉजी खराब। अरे भाई, नॉट एवरीथिंग इज 100%, ठीक है। आपके पास भी अगर आते तो आपके पास भी कुछ इम्पैक्ट होना था। तीसरा सर क्या है ना, जो इसराइल है उसका साइज बहुत छोटा है, तो जो अटैक एरिया है वो बहुत छोटा है, ठीक है। अब जैसे भारत है, वहां पर आप 100 मिसाइल फेंकोगे, लेट्स से जम्मू कश्मीर से कच्छ तक, हार्डली एनीथिंग, वो इतना लंबा एरिया के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। इसराइल छोटा छोटा है, तो वो छोटे उसके अंदर जब इम्पैक्ट होता है तो उसका फर्क ज्यादा होता है, इम्पैक्ट ज्यादा होता है, उसका डैमेज ज्यादा होता है। तो ये एक एक वो है, और उसमें थ्रेट भी ज्यादा होता है, बिकॉज उसके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है कि कहीं पीछे जाके वो छुप सके, तभी इसराइली जमीन के नीचे जाते हैं। सर ये डेंजरस सिचुएशन है, ठीक है। बट आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक ट्वीट आया है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि एंड मैं एक बारी एक सेकंड में निकाल देता हूँ ताकि मैं, हाँ, कहता है भाई अमेरिका का कोई काम वाम नहीं था, जो ईरान पे हो रहा है वो हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ईरान को ये बोलता हूँ कि हमारे पे बिल्कुल भी अटैक वटैक मत करना, नहीं तो हम बैंड बजा देंगे तुम्हारी। फिर कहता है कि भाई एक डील हो सकती है ईरान और इसराइल के बीच में, और इस वॉर को खत्म करिए। अब आप देखिए सर, ये बैक करते भी हैं और ये भी करते हैं, अपने इसराइल के साथ ऐसा कर रहे हैं लोग। तो आपको दिख रहा है कि यू नो उसको सपोर्ट भी करना पड़ेगा, जो ये अटैक्स ईरान कर रहा है उसके अंदर अमेरिका भी आके वहां पर उसके डिफेंस में लगा हुआ है, उसके एयरक्राफ्ट लगे हुए हैं, उसके शिप्स लगे हुए हैं, सब कुछ है। बट ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है सर, क्योंकि अगर ईरानियन रजीम को ऐसा लगता है कि उस वो अभी इतनी वीकन हो गई है कि वो ईरान पे अपना पकड़ नहीं रख सकती, तो फिर वो डेस्परेट चीजें करेगी। दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये थोड़ा डेंजरस है, ये जाएगा किस तरफ सर? मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके थोड़ा वीकन और होएगा ईरान। बट क्या ईरानियन रजीम को गिरने दिया जाएगा? चाइना है, रशिया है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो नहीं चाहेंगे ये सब चीजें हों। क्या कोई घुसेगा? मेरे को अभी तक लगता नहीं है, इट डजंट सीम लाइक इट, क्योंकि जो एक रीजनल बैलेंस है वो ईरान ने काफी खराब करके रखा हुआ था उनकी एक्टिविटीज की वजह से। हैविंग सेड दैट, दूसरी तरफ का भी एक एक गेम इंटरेस्टिंग है। अगर ईरान पूरी तरह खत्म हो जाता है सर, तो जो अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो किसके लिए हथियार बेचेगी? समझ रहे हैं ना? सो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है सर। मैं कुछ खुले में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि इसके पीछे इतने इतने सारी चीजें हैं, और ये चीज हमको समझनी है सर। धंधा तो है ही ना, वो धंधा किसके साथ करेंगे वो फिर? अगर वो ईरान को पूरी तरह से ठुकने देते हैं तो फिर यार भाई कोई थ्रेट ही नहीं बचेगा फिर इनके लिए। अगर थ्रेट नहीं बचेगा तो फिर बाकी आप लेकिन सोच सकते आदि जी, ये बताइए ना कि ईरान का ये कब तक चलेगा कि भाई आपने उत्तरी लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा कर रखा है, सीरिया में और इराक में मिलिशिया ग्रुप को खड़ा कर रखा है, गाजा में हमास को आपने खड़ा कर रखा है, यमन में हूतियों को खड़ा कर रखा है। तो दुनिया पागल तो है नहीं ना। और ये बहुत लोग चाहते हैं कि ये किस्सा खत्म हो, ये छाया युद्ध खत्म हो, और यही तो प्रॉब्लम है अब सर। आमने सामने का मुकाबला हो रहा है अब। तो ये पता भी लग जाएगा कि भाई कौन शेर है कौन सवा शेर है। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी अगर आप देखें, ईरान इस टाइम पे जो जिस चीज़ को फेस ऑफ कर रहा है, वो इज़राइल प्लस यूएसए प्लस यूके प्लस फ्रांस प्लस सारे लोग मिले हुए हैं, सब साथ में ठोक रहे हैं उसको। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है सर। ईरान ने क्या करा जब वो बना था, और जब ये मुल्ला आए थे, इन्होंने इनको पता है कि भाई इनके पास मिलिट्री इतनी होगी नहीं, तो अपने आप को डिफेंस करने की बजाय दूसरे जो आपके ऊपर हमले करने वाले हैं उनके ऊपर आप कुछ खोल के रखो, ताकि वो वहां पर उलझे रहे, उनके घरों के आगे आग लगा दो। तो अगर आप देखें कि इसराइल के ऊपर तो चारों तरफ आग लगा रखी उसने, सऊदी के सामने आग लगा रखी थी उसने यमन के अंदर, ठीक है। यमन के बंदों ने तो यहाँ तक कि सऊदी एक रिफाइनरी को भी फोड़ दिया था एक बारी। तो और सऊदीज बड़ा डरते हैं उससे कि यार ये कहीं ड्रोन ड्रोन आ गया इधर पे, साला मेरा तो पूरा धंधा बंद हो जाएगा। तो वो भी एक कर रखा है।
तो उसको ये चीज पता थी कि ये करके वो अपनी एक सर्वाइवेबिलिटी को, मतलब अपने एक अस्तित्व को मेंटेन कर सकता है कि कोई उसके पास नहीं आएगा, क्योंकि वो आपस में ही वहीं पर ही उलझे रहते हैं। और देखिए सर, टेररिज्म को करने के लिए और ये सब उल्टे काम करने के लिए इतना पैसा लगता नहीं है। ईरान के पास काफ़ी नेटवर्क्स हैं जहाँ पर वो ये जो ऑयल स्मगलिंग करता है, ठीक है, पाकिस्तान को बहुत बेचता है, अफ़गानिस्तान में एक टाइम पे बहुत बेचता था। स्मगलिंग होती है और बहुत कुछ होता है, तो ही इज़ एबल टू अर्न दैट मनी। तो इतना करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मिडल ईस्ट में वैसे भी बहुत लोग हैं जो इन चीज़ों के लिए सपोर्ट देते हैं। तो हमास, हिज़बुल्लाह, उसने सबको खड़ा करके रखा हुआ, और यहाँ पर उसने एक यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट बनाने की कोशिश करी, जहाँ पर वो बोलता है कि भई मैं शिया हूँ, मैं अपना देश शिया रखूँगा, लेकिन यहूदियों के खिलाफ हमको शिया और सुन्नी को सबको साथ में मिलना पड़ेगा। राइट? जैसे यहाँ पर भी एक जितने भी ये टेररिस्ट फ्रंट्स हैं ना सर, जम्मू कश्मीर में, वो भी एक 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 खैर इनके बीच में बहुत लड़ाई होती है बाय द वे, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच में। बट वो फिर भी एक मीटिंग करते हैं आपस में, जिसका नाम है मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल, एमजेसी। नाउ ये एमजेसी की मीटिंग होती है डिसाइड करने के लिए कि भाई भारत में किस किस जगह पे तू ऑपरेट करेगा, किस किस जगह पे मैं ऑपरेट करूंगा, और हम यहाँ पर ये सब इकट्ठे करेंगे। तो ईरान ने भी कुछ ऐसी कोशिश करी जहां पर एक यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट बने, जहां पर शिया सुन्नी और ये सब चीजों को बाद में देखें, पहले एक इस्लामिक चीजों के ऊपर वो करे आगे काम। और देखिए सर, ईरान के पास खुद इतना मसल है नहीं, लेकिन वो मुस्लिम ब्रदरहुड के चक्कर के साथ में उसके पास से हेल्प आ जाती है, टर्की से, कतर से, तो इन जगहों से भी उसको काफी कुछ हेल्प मिल जाती है। तो आपको दिखेगा कि जो उसका पैलेस्टीन का, जिसके पीछे ये इसने काफ़ी कुछ करा हुआ है, ये हमास-शमास करके, उसकी हेल्प उसको तुर्की से भी मिलती है, उसकी हेल्प उसको कतर से भी मिलती है, उसकी हेल्प उसको और जगहों से भी मिलती है, और लेफ्टिस्ट से भी मिलती है। तो ये बड़ी फ़नी सी सिचुएशन है कि ये जो एक ईरान के बैक ग्रुप को एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज़ सपोर्ट करती हैं। तो ये बड़ा पैराडॉक्सिकल है, क्योंकि देखिए इसका जिस तरह से नैरेटिव इन लोगों ने सेट करा है ह्यूमन राइट्स का और ये वो, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसने अपने जाल को इस तरह फँसाया कि भई मेरे से ज़रा दूर रहो। पहली बार ही ऐसा हुआ है कि ईरान के पास कोई आके अभी उसके ऊपर हमला कर रहा है पिछले 30-40 साल के अंदर। क्योंकि जितने भी उसने ये जो 3 एच लगा रखे थे, हिज़्बुल्लाह, हूती, हमास, वो सबकी हालत खराब है इस टाइम पे। तो वो सबकी हालत खराब होने के बाद नाउ अभी इस इ इ ईरान का टाइम है। तो ईरान के ऊपर अभी एक्शन चल रहा है। ये देखिए सर, मेरे को ये दिखता है कि भई कहीं ईरान की रेजिम बोले कि अच्छा ठीक है यार, तुमको क्या प्रॉब्लम है? क्या चाहिए? तो अमेरिका बोले जी आपका ये मुल्ला वालों को हटाओ। अच्छा ठीक है, हम इनको हटा देते हैं। हमको रहने दो यहाँ पर, हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएँगे। फिर क्या करोगे? तो एक बड़ा फ़नी सा सिनेरियो है, क्योंकि इनका जो कंट्रोल है इस कंट्री के ऊपर, वो भी ढीला हो रहा है। भारत के लिए बड़ा टेढ़ा सिनेरियो है, क्योंकि जो करंट रेजिम है सर, वो आपके लिए फ्रेंडली तो नहीं है, लेट मी से दैट वेरी क्लियरली, बट आपके साथ काम करती है वो, ठीक है? वो आपको इस टाइम पे दुश्मन नहीं मानते वो। क्योंकि अगर आप खुमैनी के ट्वीट्स देखें कश्मीर के ऊपर, वो कश्मीर का वो जो पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करता है, ये करता है, वो करता है, ऑल दैट कचरा इज़ देयर। एंड इससे पहले जो शाह थे, शाह ऑफ ईरान, आई थिंक 1971 या 72 में गए थे यहाँ से, सॉरी 79 में गए थे यहाँ से। 79 में से पहले 71 के वॉर के टाइम पे, 65 की वॉर के टाइम पे शाह ने पाकिस्तान की मदद करी थी, ठीक है? तो हमारे लिए सर एक प्रो अमेरिकन पपेट टाइप रेजिम विल बी एग्जैक्टली लाइक मोहम्मद यूनुस या आसिम मुनीर, ऐसे ही कुछ होगा। वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो इंडिया के लिए एक बड़ा फनी सा सिनेरियो है। इज़राइल एक तरफ ये जो जिहादिज़्म पे अटैक कर रहा है, रोग चीज़ों पे अटैक कर रहा है, जिसको हम सपोर्ट करते हैं। बट रेजिम चेंज को हम सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि अगर अमेरिकन बैक यहाँ पर कोई आता है तो वो हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। हमारे अगेंस्ट नहीं होगा सर, प्रो भी नहीं होगा वो। काम ना करे आपके साथ, और आपका जो कॉरिडोर जाता है सर, एक तरफ तो अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया की तरफ जाता है, और दूसरा जाता है रशिया की तरफ। तो खैर अफगानिस्तान वो जाने दे, बट रशिया का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये 3-4 बड़े फनी से सिनेरियोज़ हैं। इसका हमको बड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया में देखिए सर, ईरान एक ऐसी जगह है, ये अमेरिका को चाहिए। यहाँ पर इनको अपना एक फुटहोल्ड चाहिए। इन द लॉन्ग रन
अगर ईरान में अमेरिका को फुटहोल्ड मिलता है तो आप एक चीज लिख के रखिए कि पाकिस्तान गया उसके बाद, क्योंकि सर वो रीजन के अंदर जो एक जियोग्राफिकल लोकेशन है वो ईरान की ज्यादा बेटर है पाकिस्तान से। ठीक है, तो पाकिस्तान का काम खत्म हो जाएगा। तो ये जो पाकिस्तानी ईरान 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 इस टाइम पे कर रहे हैं ना इनको पता नहीं है इनके साथ क्या होने वाला है। और पाकिस्तान इतना बेवकूफ है कि अपने पॉपुलेशन को एक तरफ करता है और दूसरी तरफ इसराइल की भी हेल्प कर रहा है साथ में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है यहाँ पर, और ये इतना सिंपल नहीं है कि बोलने के लिए कि भाई यहाँ पर ना खमेनी हटेगा और दूसरा आके बैठ जाएगा। देखिए सर, ऐसा है, इनके पास 2-3 मिलियन फोर्सेस हैं जो आपके ये जो आईआरजीसी है, उसके बाद कुड्स फोर्स है इराक इराक के अंदर, और भी काफी सारी फोर्सेस हैं इनके पास, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। प्लस अगर आप बोले 60% पॉपुलेशन में ये जो मुल्ले हैं जो रूल कर रहे हैं इस टाइम पे ईरान को, वो 60% पॉपुलेशन उनको पसंद नहीं करती है, मान लिया, बट 40 तो फिर भी पसंद करती है ना। तो आप किस तरफ जा रहे हैं सर? आप एक सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं? क्या आप दोबारा एक आईसिस बनाने वाले हैं वहां पर? क्या सीरिया जैसा हाल होगा यहाँ पर? पता नहीं। इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी सिनेरियो। हैप्पी सिनेरियो क्या होगा सर? हैप्पी सिनेरियो होगा कि भाई थोड़ी और कुटाई के बाद लोग सड़क पे उतरें और लोगों की तरफ से एक लीडर निकले, राइट? बिकॉज ये जो रेजा पहलवी है, जो अभी उनका शाह का बेटा है, जो अभी पेरिस में बैठा है, बड़ी बड़ी वो सूट टाई पहन के बातें करता है, सर वो 40-50 साल से वो ईरान में नहीं गया। वो मोहम्मद यूनिस की तरह होगा, वो आंग सान सूची की तरह होगा म्यांमार में नोबेल पीस प्राइज के साथ। सही। फिर आपको पता है ये बेवकूफ क्या करते हैं नोबेल पीस प्राइज वाले, ये इनसे चलेगा नहीं। और ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है सर, वहां पर लोग अपनी अस्तित्व से जुड़ना चाहते हैं। कोई अगर ऐसे उल्टे काम होंगे या यूज करने की कोशिश की जाएगी तो वो ज्यादा टाइम चलेगा नहीं सर, 1-2 साल 3 साल प्रॉब्ली चले, उसके बाद फिर से बवाल आएगा वहां पर। तो ये रीजन सर थोड़ा टाइम लगेगा मेरे हिसाब से, ये डिस्टेबलाइज होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 10-12 साल लगेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये पूरा रीजन रीसेट होगा। अभी आपने कॉरिडोर का जिक्र किया। G20 जब भारत में हुआ था तो आईमैक कॉरिडोर पर जो है फाइनल मोहर लगी थी, और सब जानते हैं कि भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर इसका नाम है, आईमैक कॉरिडोर। साइप्रस भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये ठीक है भाई, आप लड़ते रहिए, हम जरा इसको जरा पुश करते हैं। और चूंकि साइप्रस भी इसका हिस्सा है, तो इसलिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखिए सर, एक तो साइप्रस का 2-4 चीजें हैं। साइप्रस में नॉर्दर्न साइप्रस जो एक रीजन है जिसको टर्की ने हथियाया था आई थिंक 73 में, वहां पर एक नॉर्दर्न साइप्रस करके रिपब्लिक है, टर्किश, क्या नॉर्दर्न साइप्रस टर्किश रिपब्लिक ऐसी कुछ है, हाँ, ये एनटीसीआर, एनसीटीआर, सम स्टूपिड नेम द व्हाट। टर्की ने कब्जा किया हुआ है उस पे। तो उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता एक्सेप्ट फॉर टर्की एंड 1 or 2 पाकिस्तान प्रोबब्ली, और these stupid countries who do it। और साइप्रस का एक मुद्दा जो है ग्रीस के साथ कनेक्टेड है, और ग्रीस का टर्की के साथ काफी एक 36 का आंकड़ा है। और इस रीजन में अगर आप देखेंगे कि ये पूरा रीजन जो है ग्रीस, टर्की, आप ग्रीस, टर्की, सीरिया नीचे वो छोड़ के आप इस तरफ जाइए, अर्मेनिया, अजरबैजान आता है, तो वो भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एरिया है। और साइप्रस मेडिटेरेनियन सी में बीच में पड़ता है, वहां पर टर्की के पास पड़ता है, ग्रीस से ऐसे टेढ़ा है, और वो काफी उसका चक्कर है। तो जो भारत है वो साइप्रस के ओरिजिनल स्टेटस के ऊपर टर्की के अगेंस्ट खड़ा होता है, टर्की के खिलाफ खड़ा होता है। तो देखिए, एक तो भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जाना, और भारत बाय द वे बहुत टाइम से जा रहे हैं लोग, ये आई थिंक तीसरी या चौथी विजिट होगी किसी प्राइम मिनिस्टर की जो वहां पर जा रहे हैं। तीसरी है, तीसरी है। तीसरी। हाँ, हम्म। तो ये बहुत टाइम से जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए सर, ये एक ऑल्सो पोजिशनिंग रहेगी टर्की के साथ में, क्योंकि आप इस टाइम पे ग्रीस के साथ आप आपके रिलेशंस, मिलिट्री रिलेशंस आप अच्छे कर रहे हैं, आप जाके मेडिटेरेनियन सी में एक्सरसाइजेस करते हो, आप जाके ये सब चीजें करते हो वहां पर ग्रीस के साथ। और एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए सर, ग्रीस के पास F-16 भी हैं और रफाल्स भी हैं। तो हम उनसे उनके साथ F-16 के साथ प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमको पता चले कि ये बदमाशी क्या कर सकते हैं।
और हमारी शिप्स वहाँ जाती हैं, पोर्ट कॉल्स के लिए जाती हैं, हमारी नेवी वहाँ जाती है। उधर जाके आपने काफ़ी पोज़ीशनिंग और ये सब चीज़ें करी है, और अभी पता चल रहा है कि एक आधा पोर्ट भी ग्रीस में अडानी साहब के साथ कुछ बातें-वातें चल रही हैं वहाँ पर। नाउ ये जो कॉरिडोर है सर, ये कॉरिडोर के 3-4 पार्ट्स होंगे। एक तो ग्रीस की तरफ जाएगा, जहाँ पर साइप्रस में एक मिड बेस बना सकते हो आप। एक फ्रांस की तरफ जाएगा, इटली की तरफ जाएगा, 3-4 जगहों से जाएगा, क्योंकि सबको पता है सर, आगे जाके अगर एक कॉरिडोर बनता है, उसमें सबका फ़ायदा है, बिकॉज़ देयर इज़ कंटीन्यूअस सप्लाई आता है गुड्स एंड सर्विसेज़ का, और सब कुछ आता है। तो उसके अंदर उनको रिसीविंग पोर्ट बनने में काफ़ी एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक अच्छा होता है, और वहाँ से अगर ट्रांसपोर्टेशन हब बनता है, तो एक और जागे आगे जाता है। तो यहाँ पर टर्की रोता है सर, क्योंकि हिस्ट्री से अगर आप देखें, टर्की हमेशा एक मिडल रूट रहा है, ऐसे करके बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में। सो जितना ट्रेड जाता था पुराने ज़माने में, ख़ैर ये सिल्क रोड का पूरा कॉन्सेप्ट इज़ बकवास, बिकॉज़ सिल्क रोड नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये भारत के रूट्स थे, जहाँ पर चाइना आके जॉइन करता था नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, ठीक है? क्योंकि भारत जाता था उत्तरकाशी, वो ऊपर तक, उत्तर कुरु, ठीक है? तो ये सिल्क रोड नाम का कोई चीज़ नहीं था। चाइना के पास था क्या ट्रेड करने को? स्पाइसेस, कौन से स्पाइसेस? ऐसा कोई स्पाइस नहीं है जो भारत में नहीं बनता, राइट? सो वी यूज्ड टू हैव एवरीथिंग। सिल्क पे कोई ट्रेड नहीं करता सर। अ, तो ये जो रूट्स जाते थे, एंशिएंट रूट जाते थे, वो टर्की के अंदर से जाते थे। और जब ये आईएमएफ का अनाउंसमेंट हुआ था भारत के अंदर, टर्की ने वापस जाके बड़ा बखेड़ा क्रिएट किया था कि नहीं, 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 ये रूट इज़राइल से नहीं जाना चाहिए, ये रूट टर्की से जाना चाहिए। और टर्की से जो रूट जाता है, वो सऊदी अरेबिया से होता हुआ इराक, नॉर्दर्न इराक, सीरिया की तरफ से जाता है। वो हो नहीं सकता सर, बिकॉज़ वो एक वॉर ज़ोन है, ठीक है? वहाँ पर हालत खराब है। और आप एक चीज़ देखेंगे, उसमें भी जो टर्की ने भी मैप निकाला था, उसके अंदर भी भारत स्टार्ट पॉइंट था। तो उसको भी पता है कि भारत एक बहुत बड़ी पार है, ट्रेड उसके साथ ही होगा। तो ये सारी कंट्रीज़ का एक एक तरह से आपके साथ लॉबी कर रहे हैं कि भई हमको एक फ्रंट पॉइंट बनाइए, जब आपका यहाँ पर सामान आएगा, आप यहाँ पर करिए। जैसे दुबई में एक चीज़ बनी है जिसका नाम है भारत मार्ट। भारत मार्ट में यहाँ से सामान जाके वहाँ ठहर जाता है, और जहाँ पे भी जाना होता है उसके बाद वहाँ से आगे जाता है। तो ऐसे ही एक मार्ट्स आपके बनेंगे वहाँ पर यूरोप के, सदर्न यूरोप में, जहाँ पर ये सारी कंट्रीज़ बोल रही हैं, नहीं-नहीं आप हमारे साथ करो। तभी फ्रांस आपके साथ इतना पहली-पहली रहता है। इटली की हैशटैग मेलोडी बना के घूमती हैं। ग्रीस के आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे ही पहलगाम हुआ, उनका वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ टू कंडेम दिस वाज़ ग्रीस। तो वो आपकी तरफ एक बड़ा क्लोज़नेस करते हैं। तीसरा सर, एक 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 ट्राइलैटरल सॉर्ट ऑफ अ सिक्योरिटी अरेंजमेंट बन रहा है, जिसके अंदर आपको इनवाइट करने की बात चल रही है, व्हिच इज़ द इज़राइल, साइप्रस, ग्रीस ट्राइलैटरल। तो वहाँ पर भी एक एक प्रोटेक्शनिज़्म, एक थोड़ा-सा पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की जा रही है, एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि फ्यूचर में वो बोलते हैं कि आपके अगर यहाँ पर इंटरेस्ट हैं, तो आपके सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी होने चाहिए यहाँ पर। तो एक एक्सटेंशन होगा आपके लिए, और मेडिटेरेनियन सी में सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी क्रिटिकल क्रॉस पॉइंट है वो, तो बहुत लोगों के इंटरेस्ट हैं उसके अंदर। नाउ ये जो एक विज़िट रहेगा, वन तो इस इन चीज़ों के ऊपर आगे आप बात करोगे, वहाँ पर थोड़ा-सा पैसे-पूसे भी दे दोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर मेडिकल एड की जी हाँ, बात जी हाँ। करो, एजुकेशन की बात करोगे, कल्चरल कनेक्ट, ये वो ट्रेड डील की बात कर लोगे, ऑल दैट विल बी डन। एंड प्रोबब्ली आप 2-4 शिपिंग बोट्स दे दोगे उनको, थोड़ा-सा इंटरनेट के बारे में कुछ चीज़ें। सो यू विल आप करने की कोशिश क्या करोगे, अपना फुटप्रिंट वहाँ बढ़ाने की कोशिश करोगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस टाइम पे जाना वहाँ पर टेल्स यू एक्ज़ैक्टली दैट वहाँ पर एक फुटप्रिंट बनाने की कोशिश की जा रही है। नाउ ग्रीस के साथ भी आपके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। मोदी जी भी वहाँ पर गए थे, उनके प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए हैं। एंड ग्रीस में अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ, दे हेट पाकिस्तान बाय द वे। दे दे हेट पाकिस्तान। ग्रीक्स आर लाइक, बिकॉज़ वो बोलते हैं यार, इंडो ग्रीक, देखिए सर, पुराने अगर आप हिस्ट्री में जाइए, इंडो ग्रीक एक किंगडम होता था बीच में यहाँ पर, जहाँ पर ग्रीक की जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी और हमारी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, एक मिल के एक बीच में यहाँ पर एक पूरे रीजन को हमने रूल करा है। सो एक बहुत पुराना रिश्ता है। ग्रीस एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। ग्रीस को क्यों चाहिए आपका आपके साथ? क्योंकि उसकी इकोनॉमी बड़े डब्बे में है। ही वांट्स टू काइंड ऑफ ग्रो विद यू। तो साइप्रस का विजिट एक मैसेज भी है, एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी है मोदी साहब की तरफ से, कि यार देखो, अगर आप मेरे यहाँ पर आके आप उल्टे काम करोगे, मैं खुद आपके घर के पास आके उल्टे काम कर सकता हूँ, करूँगा, और यहाँ पर हथियार भी बेचूँगा। तो ज़रा बिल्कुल। बच के रहो, क्योंकि अर्मेनिया को तो मैं बेच चुका हूँ। अब अर्मेनिया ब्रह्मोस माँग रहा है, ग्रीस भी ब्रह्मोस माँग रहा है। अगर मैंने यहाँ पर ब्रह्मोस बेच दी, तो बेटा आप घुस नहीं सकते, यहाँ पर आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये एक मैसेज भी दोगे आप,
तो ये एक लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल दिस थिंग है सर, जहां पर भारत अपने आप को ये चीज दुनिया को बोल रहा है कि यार देखो हम किसी से पंगा लेना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप हमारे साथ पंगे लोगे देन हमारा रिस्पॉन्स आपके साथ काफी हार्ड रहेगा। और जब ये आईमेक कॉरिडोर साइन हुआ था आदि जी, मुझे ध्यान आ रहा है कि जिनके पेट में दर्द हुआ था उनमें चीन भी था, उनमें ईरान भी था, और तब ये भी कहा गया था कि 7 अक्टूबर 23 को जो गाजा की तरफ से अटैक किया गया, ये जानबूझ करके डिजाइन किया गया था, इस कॉरिडोर को पटरी से उतारने की एक कोशिश थी। तो उस लिहाज से भी ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा मैं एक्सपैंड करूंगा जो आप बोल रहे हो सर, उसमें से इसको निकालने की कोशिश नहीं थी, उसको पटरी में डाल हटाने की कोशिश नहीं थी। हो क्या रहा था सर, ये जो आईमेक बना इससे एक जो, अब आप देखिए जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं वो ट्रंप ने साइन करे लेकिन आईमेक बाइडेन ने करा, तो इससे आपको एक चीज पता चलती है लॉन्ग टर्म जो इनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता है वो कॉमन है, वो एक रीशेप करना चाह रहे हैं रीजन को। एंड इसके ऊपर कल दोपहर में मैंने बड़ा लंबी लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन करी थी, करीब 70-80 मैप्स दिखाए थे मैंने किस तरह से ये रीजन चेंज होगा। एंड ये क्यों होगा सर, क्योंकि जो यूरोप एक पावर सेंटर था एक टाइम पे, यूरोप एक सेंटर होता था जहां पर अमेरिका का रशिया के साथ जो झगड़ा था वहां से वो किया जाता था। यूरोप एक पुराना सिविलाइजेशन था, वहां टेक्नोलॉजी थी और अमेरिका उसको कंट्रोल करना चाहता था। आज यूरोप में इतना कुछ बचा नहीं है तो अमेरिका उसको नहीं कंट्रोल करना चाहता, अमेरिका आना चाहता है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो अगर आप देखेंगे 2003-4 से जो इनका एक प्लान था कि 7-8 देशों की जो रिजीम चेंज करना है, जो साफ सफाई करनी है यहाँ पर, वो करते आ रहे हैं लोग। तो ये जो सेंट्रल एरिया है, यहाँ पर अब्राहम एकॉर्ड्स के बाद एक लिंक बनाने के लिए बोला गया कि यार यहाँ पर रीजनल पावर कौन है? रीजनल पावर भारत है, जो इमर्जिंग पावर होगी। इसके साथ सबको कनेक्ट कर देते हैं और वहां पर दूसरी तरफ हम भी कनेक्टेड रहेंगे। तो क्या होगा, इस रीजन को पूरी तरह से बैलेंस कर पाएंगे हम लोग। तो भारत के अगर इंटरेस्ट रहेंगे यहाँ पर, आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट रहेंगे, तो ऑब्वियसली जैसे मैं आपको बता रहा था, आपके सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी बढ़ेंगे। तो अगर आप अभी देख रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ आपकी आर्मी अभी एक्सरसाइज करती है, एयरफोर्स आपकी एक्सरसाइज कर रही है अभी जाके, जो आज तक अभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। राइट, सो दे ऑब्वियसली आप अगर ट्रेड रिलेशंस आगे बढ़ाओगे तो उसको सिक्योर भी तो करना पड़ेगा। तो अब ये नहीं है कि भारत और सऊदी अरेबिया एक्सरसाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे ठोकेंगे, वो नहीं है। आपके ट्रेड को सिक्योर करने की बातें चल रही हैं। तो मैरिटाइम एक्सरसाइजेज होंगी, आपकी नेवी के साथ एक्सरसाइजेज होंगी, ग्राउंड पे एक्सरसाइजेज होंगी, स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइजेज होंगी। कहीं कोई टेररिस्ट अटैक होता है, कैसे सेव करना है, कहाँ रूट है, क्या है, और वो पूरा बात की जाएगी उसके ऊपर। तो उसमें रिलेशन बिल्ड किया जाएगा। दुबई के साथ भी आप करते हैं, यूएई के साथ। तो एक सिक्योरिटाइजेशन होता है सर। तो दैट इज व्हाट दे वांट कि साहब अगर ठीक है आप चाइना के साथ नहीं लड़ना चाहते तो आप इस जगह को तो देखो, कम से कम यहाँ पर कनेक्ट हो जाओ। तो आप बोलते हो ठीक है, मैं ये पूरा कनेक्शन है यहाँ पर, मैं अपने रिलेशंस बिल्ड करूंगा जाके। एंड वही साइप्रस, ग्रीस, ये वो चीजें जो आप कर रहे हो। एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए सर, ईरान उस टाइम पे रोया था बिकॉज ईरान को साइडलाइन किया गया एंड ईरान फेल्ट रियली बैड कि यार ये क्या है, मेरे को क्यों साइडलाइन कर दिया है। तो लोगों ने बोला कि भाई तू तू तो सारा टेररिस्ट है तो तेरे को कहां से बीच में लेके आया। तो ईरान ने बोला नहीं 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 नहीं, काम करो, जो पाइपलाइन डालोगे ना, आप ये अरेबियन सी के बीच में एक जंक्शन बनाओ, मैं आपको वहां पर तेल भेज दूंगा, इनसे कोई मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे को आपके साथ कनेक्शन करना है। आपका वैसे भी ये है। उसके बाद ईरान के साथ आपने थोड़ा नेगोशिएशन करा और 2 टर्मिनल्स आपने ले लिए चाबहार चाबहार के वहां पर। तो अभी आपके पास पूरा द मैक्सिमम इज विद यू। ओवरऑल पोर्ट रनिंग भी आपकी है उसके अंदर। तो आपका कंट्रोल काफी आया वहां पर। तो ये उस टाइम से चल रहा है ऐसे धीरे-धीरे करके। और ईरान को सर देखिए अपना मटेरियल बेचना पड़ेगा। जो उसके पास तेल है, गैस है, उसको बेचना पड़ेगा और ये चीज़ इन मुल्लों को समझ में आती है, लेकिन अब वो ही है ना, जिहादिज़्म, दिमाग जिहादी है इनका। वो फिर जब वो जिहादी वाला गियर लग जाता है, फिर सब भूल जाते हैं ये लोग। दे फॉरगेट एवरीथिंग एंड डू ऑल स्टूपिड थिंग्स। तो अगर ईरान कहीं पे सेटल हो जाता है, बट किस तरह सेटल होता है वो एक क्वेश्चन है। प्रो अमेरिकन होगा तो ऑब्वियसली इस कॉरिडोर के साथ जॉइन करेगा वो, राइट? तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है, आपको थोड़ा-सा स्टेबिलिटी मिल सकता है ईरान के अंदर कि भई अच्छा ठीक है, मैं आपसे थोड़ा तेल-तूल ले लूँगा, आप ज़रा ये सब बेवकूफ़ी एंटी इंडिया एक्टिविटी मत करना। तो आपको एक कहीं न कहीं नेटवर्क बनाना पड़ेगा आगे जाके। इट वोंट बी ईज़ी सर, जैसे मैं बोल रहा था ये आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा, ईज़ी नहीं रहेगा, बट यू विल हैव टू डू दिस गोइंग फॉरवर्ड। नाउ यहाँ पर एक चीज़ हमको ध्यान में रखनी है सर, ये पूरा जो मिडल ईस्ट कनेक्ट होगा, इससे सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन एंड इज़राइल, ये पूरे अगर एक साथ आ गए, तो क्या होता है, एक जो सदर्न मिडल ईस्ट है,
जहां पर जो पर्शियन गल्फ के सदर्न रीजन है वो पूरा स्टेबलाइज हो जाता है, वहां पर कुछ बेवकूफी नहीं होगी। बिल्कुल। नॉर्थ के अंदर अब देखिए किस किस को स्टेबलाइज करना है। इराक को इन लोगों ने तोड़ ताड़ के बराबर किया था, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, इराक वेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईरान, राइट। तो ईरान मेन फैक्टर है और यहाँ पर एक गैप है जिसको इनको एड्रेस करना है। इस गैप से इनको रास्ता मिलता है सेंट्रल एशिया का, जहां पर ये रशिया के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। तो अमेरिका की एक थ्योरी है सर, विच इज कॉल्ड द हार्टलैंड एंड द रिमलैंड थ्योरी, जो 1904 में मैकेंडर ने लिखी थी। अगर आप उसको पढ़ें आपको लिटरली समझ में आएगा कि ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं इस रीजन के अंदर। बिकॉज ये रीजन, ये लोग सोचते हैं कि अगर ये जो रशिया का हार्टलैंड है उसको ये लोग थोड़ा पकड़ के रखें, थोड़ा कंट्रोल करके रखें, तो दे रूल द वर्ल्ड। एक बिकॉज वहां पर रिसोर्सेज इतनी ज्यादा है, रेयर अर्थ्स, ये वो। अभी तो सर सेंट्रल एशिया ने, अभी आपने, आपके जयशंकर जी गए थे वहां पर वो अभी सेंट्रल एशिया के साथ बड़ी बड़ी डील करके आए हैं रेयर अर्थ्स के बारे में। तो रेयर अर्थ है, गैस है, उधर पे बहुत चीजें हैं, रिसोर्सेज भरा हुआ है, रशिया में रिसोर्सेज भरा हुआ है। सो वो जो रीजन है उसको कंट्रोल करना है। अगर उसको कंट्रोल करना है तो ये सारा रीसेट होगा। बट प्रॉब्लम क्या है सर, आइडिया बड़ा अच्छा है, अमेरिका के पास कैपेबिलिटी नहीं है आज। तो आई डोंट नो कितना ये लोग कर पाएंगे और कितना ये लोग आगे करेंगे, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने सीरिया में करा है, दैट लुक्स लाइक अ वेरी हाफ हार्टेड एफर्ट, कि तुमने किसी एक जादी को उठा के वहां पे बिठा दिया। अब ये बैठने वाले जितने होते हैं सर, आपको भी पता है कितना टाइम चलेगा वो, तो कभी ना कभी वो टूटेगा। तो अभी जो नॉर्दर्न पर्शियन गल्फ है उसका अभी सोल्यूशन हुआ नहीं है, वो होना है। उसके अंदर पाकिस्तान भी आ जाता है, तो उसका भी काम अभी आपको दिखेगा। ये ईरान के बाद, लेट मी जस्ट टेल यू सर, 2027 पाकिस्तान का साल है। बड़ी बात आप कह रहे क्योंकि हैं। मैं आप, अगर ये ईरान के अंदर एक बेस बना लेते हैं सर, उसके बाद टर्की और पाकिस्तान का कोई काम नहीं है अमेरिका को। और इसके कितने चांस हैं? सर चांस तो काफी है अगर ढंग से करें। एंड अगर ये जो इनके जितने लेफ्टिस्ट है ना सर, अगर वो करेंगे तो फिर ढंग से नहीं होगा। अगर प्रॉपरली करें, इसको सोच समझ के करें, इज अ ह्यूज चांस। आगे बढ़ने से पहले मैं एक सजेस्ट करूंगा अपने दर्शकों को भी कि कल रात आदि जी ने AI-171 जो दुर्घटना हुई है अहमदाबाद में, उस पर संदीप धवन साहब से बात की है, जो कमर्शियल पायलट हैं, और बहुत बेहतरीन जानकारी उन्होंने दी है अलग अलग एस्पेक्ट्स पर। तकनीकी जो पक्ष हो सकते हैं, कौन सी वजहों से दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा, क्योंकि जो मेन पायलट था उसका 8200 घंटे का उड़ान का अनुभव था, और जो सह पायलट थे उनका भी 1100 घंटे का जो है वो। और ये जो विमान गिरा है एक्चुअल में इससे बेहतरीन विमान अभी दुनिया में नहीं है, बहुत ही सुरक्षित है। 2013 में मैं खुद लंदन की यात्रा ड्रीम लाइनर से कर चुका हूँ, बहुत बेहतरीन विमान है। तो ऐसे में जो कमांडोर धवन साहब ने बातचीत करते हुए तकनीकी पहलू बताए हैं, उस वीडियो को जरूर जा करके देखें, आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी। अब बात करते हैं आदि जी प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा की। तो कैसा रहने वाला है? सर मेरे हिसाब से तो, मैं तो पहले मैं अगेंस्ट था इसके, कि नहीं इनको नहीं जाना चाहिए वहां पर। बट ठीक है सर, एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि मेरे को जाना है और मुझे ये करना है, तो ठीक है, फेयर इनफ। नाउ वो किस तरह जाएगा वो एक चीज हमको समझनी है, राइट। देखिए सर, ये लोग कोशिश तो बहुत करेंगे बेवकूफ वहां पर उल्टे काम करने की, थोड़ा सा हंगामा करने की, ये सब करने की। और मैं बड़ा मैं, आप बोलोगे यार ये आदि हमेशा टेढ़ी बात करता है, सर मैं तो चाहता हूँ ऐसे काम हो वहां पर। क्योंकि सर मोदी जी अब बड़े देश के लीडर हैं, अब बड़े देश के लीडर के सामने ही प्रोटेस्ट होते हैं सर। ये कोई छोटे छोटे टुट्टू जैसे साले कंट्री जो होते हैं ना, वो जब जाते हैं किसी में मिलने के लिए, कोई प्रोटेस्ट नहीं करता उनके अगेंस्ट। मैं तो चाहता हूँ ये वो, क्योंकि देखिए सर दुनिया की मीडिया होगी वहां पर, और ये खालिस्तानी, ये गधे हैं, इनके पास दिमाग नहीं है, ये है तो पाकिस्तानी ही है ना, तो वहां पर ये कुछ ना कुछ बेवकूफी करेंगे।
और दुनिया को दिखेगा उसके बाद ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं। दूसरा सर एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कनाडा को भी ये एक अकल आई है कि यार ये ठीक नहीं है। ये जो चल रहा है ना ये ठीक नहीं है। क्योंकि जिस तरह की अभी आवाज़ें वहाँ से उठ रही हैं। मार्क कार्नी जब आया, ऑल्दो उसने पूरी तरह से अभी तक कंडेम-वंडेम नहीं करा है, ये नहीं करा, वो नहीं करा क्योंकि पॉलिटिक्स है। बट उसने जितने भी उसके खालिस्तानी बंदे थे ना, कैबिनेट में और इधर-उधर उन सबको साफ कर दिया उसने। बोला सब भागो यहाँ से। सबको भगा दिया उसने। तो अभी जो मोदी जी के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा तो काफ़ी चल रहा है। कैनेडियंस बोल रहे हैं जी वो एक जो जगमीत है, उसके पीछे राह की साजिश थी, ये वो बहुत मतलब काफ़ी कुछ चल रहा है। कोशिश इनकी काफ़ी है कि किसी तरह से इस ट्रिप को रोका जाए। लेकिन जब मोदी जी वहाँ पहुँचेंगे, दैट वुड बी अ बिग स्टेटमेंट कि तुम जितना मर्ज़ी कर लो यार। यू कांट अवॉइड इंडिया, आप इंडिया को साइड नहीं कर सकते। आप लोग भिखमंगे हो, भिखमंगे थे और भिखमंगे रहोगे। इंडिया को आप साइड नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरह से चीज़ें भारत आज जिस जगह पे जाके खड़ा है, वो खुद बोल रहे हैं, नहीं, नहीं यार इंडिया हैज़ टू बी ऑन द टेबल। तो मुझे बताइए कौन-सा खालिस्तान, कौन-सा पाकिस्तान वहाँ पर है तो फिर मैं आगे बताऊँगा बट अदरवाइज़ ये होना चाहिए। मैं तो लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ एंड बड़ा मज़ा आएगा देखने के लिए कि इनका मेल्टडाउन इतना इतना मस्त होएगा ना सर क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बेवकूफ़ी करने के अलावा। तो करिए सर, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत बढ़िया, करिए, करिए, ज़ोर से करिए, आवाज़ आनी चाहिए यहाँ तक। अगर नहीं कर सकते तो बता दो, हम बता देंगे आपको कैसे बदतमीज़ी करनी है वहाँ पर, बट करिए। बिकॉज़ सर कनाडा में आप देखिए पिछले कुछ दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रग बस्ट हुआ। पूरा खालिस्तानी नेटवर्क है उसके अंदर और लोग बोल रहे हैं कि भाई ये क्या है? वहाँ सवाल पूछे जा रहे हैं लोग कि यार ये क्या है? तो अब ये झूठ को आप थोड़ा टाइम छुपा सकते हो लेकिन सारा टाइम नहीं कर सकते। और ये जो सही है। पन्नू-वन्नू कैरेक्टर है, आप देखिए कितना टाइम से भैया मैं अभी जैसे एयर इंडिया का क्रैश हुआ तो उसने काफ़ी कोशिश करी है, देखो मैंने बोला था एयर इंडिया में नहीं जाना है दिस एंड दैट। उसको ये नहीं पता अगर उसका नाम आ गया ना बीच में कहीं गलती से, करा नहीं है उसने आई मीन मेरे को ऐसा लगता है कि उसका कोई रोल नहीं हो सकता है इसके अंदर बट अगर कहीं उसका नाम आ गया, लेट मी एश्योर यू उसके बाद सर वो घर में घुस के मारेंगे होगा उसके साथ। लेट मी बी वेरी क्लियर उसके बाद जो मर्ज़ी हो एंड ये पूरा इनका नैरेटिव इनके पास था 2021 में, जब फार्मर्स प्रोटेस्ट और ये सब चीज़ें हुई थी, दुनिया में एक थोड़ी बहुत सिम्पैथी उतनी शुरू हुई थी। बट जिस तरह की हरकतें करी हैं उसके बाद इन लोगों ने, तो वो पूरा फिर खत्म हो गया सो। इसके अंदर अभी हवा नहीं है सर। ये बस वो बोलते हैं ना वो भाड़े के टट्टू हैं जो फूकेंगे इधर से उधर, बट इसके अंदर हवा अब नहीं बची है। और डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होने वाली है। मज़ा आएगा सर। ऐसे समय होने वाली है जब लॉस एंजिल्स और दूसरी तमाम जगहों पर काफ़ी कुछ हुआ है। सर ट्रंप से मीटिंग होगी और बहुत लोग एक्सपेक्ट करेंगे मोदी जी ट्रंप को कुछ बोलो, चुप करे ये वो। ऐसे बंदे से कुछ नहीं बोलने की ज़रूरत आपको। देखिए सर ये इसको अगर अभी तक समझ में नहीं आया है, तो इसको क्या समझा सकते हो आप? ठीक है? आपको इससे धंधा करना है। धंधा करो, खत्म करो कहानी। ईगो बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड उसपे मोदी जी पे मेरा मेरा पूरा भरोसा है सर, क्योंकि आप याद करें अमेरिका ने इनको कभी वीज़ा नहीं दिया था, एक टाइम पे। उसके बाद जब ये प्रधानमंत्री बने, अमेरिका भागता-भागता आया उनका वीज़ा लेके। मुझे पता है एग्ज़ैक्टली कौन आया था क्योंकि मैं उनको जानता हूँ। लेकिन मोदी जी ने कभी ये चीज़ अपने मुँह से नहीं बोली। क्योंकि उनके उसमें है कि यार ठीक है, मेरा देश आगे है, मेरे को ये चाहिए, अभी मैं आपसे अगर फालतू में झगड़ा-वगड़ा करूँगा तो मेरे देश का लॉस होगा। मेरे देशवासी मुझे विश्वास करते हैं, सब लोग बोलते हैं कि भई सबको पता है पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हमने तोड़ी है और आगे भी तोड़ते रहेंगे। तो आप एक बड़े डिफरेंट मोड में जा रहे हो वहाँ पर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। बट इसमें बायलैटरल्स ना सब बड़ी छोटी-सी होती हैं, इट इज़ नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग सही है। मतलब 5-5, 10-10, 15-15 मिनट की इट्स एंड अब हो कोई स्पेशल कोई चीज़ बने जहाँ पर ये दोनों लीडर्स आके बैठे और सेपरेटली बात करें तो वो अलग है। बट अदरवाइज़ आई डोंट थिंक समथिंग लाइक दैट विल हैपन। आदि जी बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद सर।